नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह और मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़ा ये हमारा प्रोग्राम जो हर सप्ताह आप देखते हैं, काफी सारे प्रश्न इस बार भी आप लोगों ने भेजे हैं। पूरी कोशिश रहेगी सभी का उत्तर आपको दिया जा सके। तो हम अपना पहला प्रश्न बिहार तमिलनाडु चुनाव से जुड़ा हुआ है। जस्ट लिविंग बाय करके हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है। वो जानना चाहते हैं फिलहाल आपकी नजर में बिहार चुनाव में किसके पास बढ़त है, साथ ही बंगाल, तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बारे में भी अगर आप कुछ बता पाएँ? देखिए, बढ़त बताना तो बहुत मुश्किल होगा। अभी तो कोई ओपिनियन पोल्स भी मेरे पास नहीं है, किनकी बढ़त है। जी। पर जनरली आप देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद नीतीश कुमार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हुँ, लेकिन आप ये भी देखें कि जो इनका एक कंबाइन जो इनका बना है बीजेपी का और जेडीयू का और सारे जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इधर भी कॉम्बिनेशन है। मेजर जो इसमें डिपेंड करेगा कि अभी जो लग रहा है कि प्रशांत किशोर का किस हद तक डैमेज करेंगे मतलब हुँ, बीजेपी, हालांकि इम्पैक्ट हाँ। अर्श या फर्श की बात प्रशांत किशोर करते हैं कि या तो हुँ, एकदम नीचे रहेंगे या पूरा मतलब 125 से भी ज़्यादा सीटें ले जाएंगे वो, हुँ, जो कहते हैं कि या तो ऊपर रहूंगा एकदम या तो नीचे रहूंगा। लेकिन अगर नीचे रहे तो आप, अगर रहे नीचे तो फिर किस किस को डैमेज करेंगे आप, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका अभी तक किसी के पास आंसर नहीं है। तो खैर इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा कि किसकी बढ़त है किसके पीछे है। हुँ, अभी तो कैंडिडेट्स अनाउंस होने हैं, कैंपेन पूरा जब पूरा स्टीम पे आएगा, जब घूमेंगे फील्ड में तब पता हुँ, चलेगा। जहाँ तक केरला की बात है, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो रहा है। अब ये 10वां साल चल रहा है उनका एलडीएफ का। जी, तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग है एंटी इनकम्बेंसी। लोकसभा में गए थे तो उससे भी उनको काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर अभी जितना टाइम बचा हुआ है देखिए उसमें कांग्रेस कितना रीग्रुप कर पाती है, बिकॉज कांग्रेस पे भी काफ़ी झगड़े चल रहे हैं अभी। पूरा सारा फोकस अभी फैक्शनल फाइट पे ही है, ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो कैसे केरला में आगे बढ़ती है बात, वो तो जब होगी देखी जाएगी। तमिलनाडु में अभी की स्थिति में देखेंगे तो अपोजिशन पूरा स्प्लिट है चारों तरफ। उसके बाद से आपके विजय एक नए उसमें आए हैं प्लेयर, वो किसका हुँ, अलायंस किधर रहता है, कौन किसके साथ जाता है, अभी बहुत कुछ खुलना बचा हुआ है इन सारे स्टेट्स में। हुँ। इसीलिए अभी से स्पेकुलेट करना ठीक ठीक नहीं वेस्ट रहेगा। बंगाल भी उन्होंने पूछा। बंगाल अगेन अभी अर्ली है। अभी आपको जैसे लग रहा है, देखिए बीजेपी में अगेन, बीजेपी में वहाँ फैक्शनल फाइट खत्म ही नहीं हो रहा है वहाँ भी। हुँ, उस तरह कोई फेस मर्ज करके नहीं आया है। तो सेम आप वही प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बना के फिर से आप जा रहे हैं। इतने सालों में कोई किसी को आप हुँ, डेवलप नहीं कर पाए जो कि आपका ये नेता हो जो दे सके। तो वो बीजेपी का बहुत बड़ा हैंडीकैप है। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट बाइपोलर फाइट वहाँ पे हो गया है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में, बाकी प्लेयर्स तो है ही नहीं। बीजेपी स्ट्रांग है लेकिन कितना स्ट्रांग है असेंबली इलेक्शन में हम देखते हैं। लोकसभा में उनको तो झटका लगा था, लोकसभा में काफ़ी नीचे आ गए थे। असेंबली में देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी से इन चीज़ों पे स्पेकुलेट करें तो ज़्यादा हो जाएगा उतना। जी। इससे पहले कि मैं एक डॉक्टर जलेबी हमारे व्यूअर हैं उनका प्रश्न पूछूँ, उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा लेख पढ़ा जो सीजेआई गवाही वाले पूरे इश्यू में था, इश्यू के ऊपर था, कैसे वो पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। वो जानना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे जो नेता आम तौर पर सख्त और निर्मम नज़र आते हैं, वे सार्वजनिक रूप में से बहुत भावुक हो जाते हैं। चाहे वो गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक समाजवादी नेता की आँखें नर्म करना हो या प्रधानमंत्री स्वयं का आडवाणी जी के मोदी जी ने मुझ पर कृपा की वाले बयान पर रो पड़ना हो। वो ये जानना चाहते हैं क्या भावनात्मक नाटक चुनावी नतीजों पर कोई वास्तविक असर डालते हैं? देखिए, जनता को सब कुछ पता होगा। इस समय इतना ही कहना चाहूँगा, कितने राजनीतिक आँसू हैं और कितने सही में भावनात्मक उस तरह से हुँ, आए हैं, जनता को पता होता है। तो इस पे हम हुँ, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जैसा जहाँ तक ये बात कर रहे हैं बिहार में, बिहार के हुँ। पीसीसी चीफ की बात कर रहे हैं, वो जो रोए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, जी। सीजेआई को जूता फेंकने को लेके। तो उसमें बस एक ही चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा उसमें, हरीश साल्वे जी का मेरे ख्याल से आप लोगों ने उनका देखा भी होगा। उन्होंने बड़ा पुराना एक किस्सा उनको याद आया कि इसके पहले करीब सीजेआई थे हमारे गजेंद्र गदकर। तो वो 66 से आई थिंक 64 से 66 तक सीजीआई रहे थे। तो उनका भी ऐसे ही हुआ था कि एक पिटिशनर था, वो केस हार गया, तो उसने लेके जूते फेंक दिए। तो उस समय जो सीजीआई थे जस्टिस गजेंद्र गदकर, उन्होंने कहा कि देखो उनको जूते लौटा दो, क्योंकि केस तो हार ही गए हैं। मैं नहीं चाहता कि जूते भी वो हार जाएँ, मतलब खो जाएँ उनके, तो उनको जूते लौटा दिया जाए। तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया से डील किया था और आपके सीजीआई गवई ने भी, उन्होंने जस्टिस गवई ने भी काफ़ी बढ़िया से हैंडल किया इस जी। सबको। हाँ, रूफ 007 हमारे व्यूअर है, वो भी हुँ। बिहार के बारे में ही जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सीट बँटवारे में किसके पास ज़्यादा ज़्यादा दबदबा है, बीजेपी या जेडीयू? यानी आखिर में किसे दूसरे की शर्तें माननी पड़ेंगी? देखिए, मैं बीजेपी को इसमें ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीजेपी का उसका चलेगा, बिकॉज़ नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ आर्म ट्विस्ट करने के लिए है नहीं।
ये भी ऑप्शन नहीं है कि अब फिर से दोबारा पुराने महागठबंधन की तरफ चले जाओगे। अब मेरे ख्याल से अभी वो पॉसिबिलिटी खत्म होगी कि अब उधर हम्म, जाओगे। अकेले लड़के उनको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है। उन्होंने देख लिया 2014 का उसमें क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन में लड़के क्या हुआ है। हम्म, तो और दूसरा बीजेपी अभी भी ग्राउंड पे वहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। अब बिहार अभी वो घूमने जाएँ वहाँ पे तो काफ़ी रेजोनेंस उनका काफ़ी आता है और मेरे ख्याल से बीजेपी अगर अकेली भी चली जाए, अगर ये हम्म, करेंगे। अब 2015 का आप इलेक्शन याद कीजिए, असेंबली इलेक्शन, जबकि बीजेपी ये लालू यादव और नीतीश कुमार मिल गए थे। कांग्रेस और सब मिलके उन्होंने अलग से एक एक तरफ़ा हो गया था ये चुनाव। लेकिन बीजेपी उस समय भी अकेली लड़ी थी। अकेली लड़ी थी मतलब 2-3 लोग और भी थे। आपके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जीतन राम मांझी की पार्टी थी, रामविलास पासवान उस समय थे, तो उनकी पार्टी थी। उनके साथ बीजेपी मिलके लड़ी थी 2015 का चुनाव। हम्म, तो चलिए, ये तीनों अलायंस अभी भी सब तीनों के तीनों अभी साथ में हैं, अभी जो एनडीए है बिहार का। लेकिन जब बिना नीतीश कुमार की बीजेपी लड़ी थी उस समय 2015 के इस चुनाव की बात करें तो वहाँ पे भी उसका देखेंगे आप। मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बीजेपी को काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे, करीब 24% वोट्स मिले थे बीजेपी को। मतलब ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ रही थी, छोटी मोटी पार्टियां 3 थी, लेकिन 24% वोट्स अकेले में, और करीब 53 सीट्स आए थे उनको। तो वो है कि बीजेपी का एक अपना है वोट बैंक। अब 24% के आसपास हो आपका, जो हम्म, ऑलमोस्ट अकेले लड़के आप ला रहे हो, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अभी भी आप बिहार में जाएंगे जब लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि शायद बीजेपी अकेली लड़ लेती तो उसे लंबे समय के लिए बीजेपी के लिए अच्छा होता, क्योंकि उनका है नीतीश कुमार से गुस्सा है, उनका एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी उनके खिलाफ है। लेकिन बीजेपी की स्थिति अभी भी मजबूत है। अब बीजेपी को है ये डिसाइड करना था पहले, अब तो खैर पूरे अलायंस पूरा फर्म नजर आ रहा है कि आप अब भी आपको अपोजिशन को हराना है हम्म, या फिर आपको ग्रो करना है। और जो आपको स्ट्रेटेजी बीजेपी की दिख रही है कि चलिए नीतीश कुमार तो ऑलमोस्ट जो लास्ट इनिंग्स ही चल रहे हैं, चुनाव के बाद वो दोबारा सीएम बने कि नहीं उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उसके बाद उनका जो वोट बैंक है, पार्टी वाले हैं, एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे, वो सबका झुकाव मतलब बहुत लोगों का उसमें से झुकाव बीजेपी की तरफ रहेगा। तो ये भी बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ जाना भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, बिकॉज ये पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि कैसे हम्म, नीतीश कुमार के लिए अब हो गया, उनका पॉलिटिकल इनिंग्स वो खींच रहे हैं, कड़ी-कड़ी खत्म हो गया वो। और नहीं हुआ है, अगर बचा होगा तो बीजेपी उसको जल्दी ही जो है रिजल्ट जो भी है, हम्म, मेरे ख्याल से बीजेपी की कोशिश होगी कि धीरे-धीरे आप सब्ज़्यूम कर लो उसको, जो जेडीयू का अपना वोट बैंक है और उनकी जो लीडरशिप है। जी, राइट। बिहार से जुड़े काफ़ी हमारे पास सवाल आए हैं। गौतम सिंह जानना चाहते हैं, आपके अनुसार क्या चुनाव आयोग का बिहार में हर पोलिंग बूथ में 100% वेबकास्टिंग का निर्णय हाल में ही लगे आरोपों को काउंटर करने के लिए लिया गया है या इस सुधार पर काफ़ी समय से काम चल रहा था? नहीं, काफ़ी दिन हो गए। देखिए, पहली बार जब वेबकास्टिंग की बात हुई थी, इन्होंने चुनाव आयोग ने शुरू किया था, मेरे ख्याल से जून में ही था। हुँ, आपको याद होगा पिछले साल नवंबर-दिसंबर की बात होगी, जब चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है सो हम शेयर नहीं करेंगे जनता से। उसके बाद उसपे काफ़ी विवाद चलता रहा। जून और में कुछ बाय इलेक्शंस हुए थे, उसमें उसमें वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और उसी समय बेसिकली कहा गया था कि बिहार में चुनाव होगा तो उसको हम वेबकास्ट करेंगे। हुँ, तो एसआईआर की जो बात कर रहे हैं वो हुँ। उसके बाद का सारा फिनोमिनन है। तो डिसीजन पहले हो चुका था। जी, अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, हम लोग इस देश में कब तक सिर्फ चुनावी राजनीति करते रहेंगे? अब बिहार में चुनाव हैं तो सारी घोषणाएँ सिर्फ बिहार से जुड़ी हैं, फिर बंगाल और यूपी आएगा। ये सिलसिला कब तक चलेगा? बीजेपी को चुनावी घोषणाओं से हटकर देश के विकास पर भी सोचना चाहिए। बिहार, बंगाल या यूपी की याद सिर्फ चुनाव के वक़्त ही क्यों आती है? बाकी समय में नेता सब चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। आप वो आंधी फ़िल्म आपको याद होगी, उस समय भी जो जो वहाँ गाना बजता था उसका अब तक मुझे याद है कि सलाम कीजिए अली जनाब आए हैं, 5 सालों का देने हिसाब आया है। हुँ, तो उस समय भी आपके जो एमएलएज़ होते थे, एमपीज़ होते थे, एक बार इलेक्ट हो गए फिर भूल गए आपको। चुनाव के समय ही आते थे और ये केवल बीजेपी स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी का एक जितना बहुत ज़्यादा फ़ोकस इलेक्शन पे रहता है, हुँ, उसका रिज़ल्ट भी आपको दिख रहा है। लेकिन ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, सारी पार्टियों का ऐसे ही रहा है और अभी से नहीं, दशकों से ऐसे ही चलता आ रहा है। हुँ। इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि ये जो चुनाव के समय के सारे का सारा कुछ अब देखते हैं, अब इसमें पॉलिटिशियंस का एक विश्वास है कि जनता की मेमोरी जो है वो शॉर्ट होती है। भूल ठीक जाएँगे। इलेक्शन के पहले जो आप जो करते हैं वो उनको याद रहता है, उसके पहले 5 साल तक करते रहे, उतना उनको याद नहीं रहेगा। तो शॉर्ट मेमोरी वाली बात उनका इम्प्रेशन है बहुत सारे पॉलिटिशियंस का।
जब तक ये इम्प्रेशन जनता खुद ही खत्म नहीं करेगी कि हम आपको 5 सालों के लिए जज करेंगे, हमको लास्ट मोमेंट पे आप फ्री भी दें या जो भी प्रॉमिस करें उसके लिए नहीं देंगे, जब तक उनको जनता की तरफ से ये सिग्नल आना शुरू नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। अगला प्रश्न राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है उससे जुड़ा है। 2-3 हमारे व्यूअर्स ने ये प्रश्न पूछा है तो मैं साथ में पूछना चाहूँगी। डॉक्टर जलेबी हैं और अनिल शुक्ला, वो ये जानना चाहते हैं कि वो कई दिनों से विदेश में हैं, लेकिन सिर्फ़ 1 दिन उनकी सार्वजनिक उपस्थिति हुई, बाकी दिन उन्होंने क्या किया? और अनिल शुक्ला जानना चाहते हैं कि जब बिहार चुनाव इतना करीब है, ऐसे में राहुल गांधी का साउथ अमेरिका दौरे पर जाना, जबकि वो अभी-अभी बिहार में लंबी यात्रा करके निकले हैं, इस पर आप इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके लिए उनके सलाहकार ज़िम्मेदार हैं या वह खुद इस ऐसे फैसले लेते हैं या किसी से सलाह नहीं करते? देखिए, पहली बात है कि इस मुद्दे पे हम इतना चर्चा कर चुके हैं, मतलब पिछले हुँ, 2 एपिसोड्स में भी हमने जी। काफ़ी डिटेल में किया था, तो उन चीज़ों पे मैं जाऊँगा नहीं। बेसिकली बिहार की क्यों बात कर रहे हैं? अभी आप हरियाणा के लीडर से बात करें, हुँ, तो जब हरियाणा में आपके पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उस समय भी वो उसके ठीक पहले जो है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का समय आ रहा है, उस समय वो फिर बाहर चले गए थे। उसमें काफ़ी वो लेट भी हो गया था पूरा प्रोसेस। तो जब हरियाणा के नेताओं से बात करें तो आपको थोड़ा-सा वो इसको भी ब्लेम करेंगे कि इतना हुँ, लास्ट मोमेंट पे जाके सब कुछ डिसाइड किया। तो वो वहाँ भी गए थे। तो ये नई बात उनके लिए नहीं है। जहाँ तक है कि सलाहकार करते हैं, वो करते हुँ, नहीं। राहुल गांधी केवल अपनी सुनता है हुँ। और सलाहकार वही कहते हैं जो राहुल गांधी सुनना चाहते हैं। तो ये बस इतना ही कह सकता हूँ इसमें। प्रियंका उपाध्याय जानना चाहती हैं, अगर बिहार में एनडीए जीतती है, तो क्या चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनेंगे और गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो अभी आप बीजेपी प्रेसिडेंट से ही आप पूछेंगे तो उनको पता नहीं होगा कि अगर ये है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, इस पे अभी तक टॉप लीडरशिप संशय है। ने हुँ, बहुत क्लियरली नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। हुँ, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कौन बनेंगे, इस पे जेडीयू के तो काफ़ी लोग बोल चुके हैं कि नहीं नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हुँ। आप अभी भी क्लैरिटी नहीं दिख रहा जैसे है। शिवराज जी के अंडर लड़े थे हाँ, लेकिन कोई लीडरशिप में लड़े थे, उसके बाद क्या होगा तो एक वो तो वह क्वेश्चन मार्क है। हुँ, डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, जेडीयू को कितने एमएलए जाते हैं और बनती है सरकार, नहीं हुँ, बनती है उस पे। गिरिराज सिंह का नाम अभी तो खैर पता नहीं कौन बात कर रहे हैं, अभी तो पार्टी में से कोई चर्चा हो नहीं रही। मतलब बीजेपी का कौन होगा सीएम कैंडिडेट इसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। चिराग पासवान का अगेन ये मेरा ओपिनियन है उनसे बात करके बाकी लोगों से, वो चाहते हैं, उन पे जो आरोप लगता रहा है ना कि वो बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार हुँ। की राजनीति नहीं प्रशांत करते हैं। किशोर भी इस बारे में प्रशांत बोल रहे किशोर हैं। बोलते रहते हैं। और आपके इंटरव्यू में भी चिराग पासवान बोल हुँ, चुके थे कि मेरे फादर जो थे वो सेंटर की राजनीति कर रहे हुँ। थे, मैं मैं स्टेट स्टेट की। की करना चाहूँगा। तो वो चिराग पासवान जाना चाहेंगे और अगर उनको ऑफ़र मिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का, तो मेरे ख़्याल से वो ऑफ़र को टेक अप करेंगे। अगर आपको स्टेट में पॉलिटिक्स करना है तो वहाँ पे आपको सरकार का शायद आप पार्ट हों, और इसीलिए बात हो रही है कि शायद चिराग पासवान चुनाव लड़ भी लें। हुँ, अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया है डिसीज़न उस पे, लेकिन अभी है कि लड़ सकते हैं वो। क्योंकि उनका बेसिकली है होप कि अगर सरकार बनी तो हम उसके पार्ट होना चाहेंगे। हुँ। बट अगेन अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है और काफ़ी स्पेकुलेटिव होगा इस पे बात करना। जी। लक्ष्य वर्मा जानना चाहते हैं, क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से बीजेपी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है? सरकार ने एक सम्मानित एक्टिविस्ट के खिलाफ इतनी सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई क्यों की? देखिए, इस पे तो मैं कहूँगा मैंने एक पॉलिटिकली करेक्ट जो मैं करता हुँ, हूँ उसका एम्बेड कर देंगे उनका लिंक, जी। कि इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया है इस पे कि क्या हुआ है लद्दाख में। लोकप्रियता कम ना तो आपको 2024 में भी आपने देख लिया ना कि चुनाव हुँ, हार गई बीजेपी। मतलब बीजेपी के 2014 में बीजेपी जीती थी लद्दाख से, 2019 में बीजेपी लद्दाख से जीते थे। उसके बाद जो 2024 उनके सिटिंग एमपी थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे थे, मतलब हुँ, सोशल मीडिया में यहाँ-वहाँ काफ़ी उनकी चलते थे। उनको टिकट नहीं दिया। हुँ, उसके बाद जाके वहाँ से इंडिपेंडेंट एक जीत गए, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जी। वो कारगिल से हैं, वो इंडिपेंडेंट होके आ गए। तो ये तो आपको बीजेपी अनपॉपुलर हो रही थी, वो तो आपको बहुत क्लियर हो गया है वहाँ पे। जिस तरह से हैंडल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को, हुँ, उसके उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या इस तरह से हैंडल करना चाहिए था। वो हम लिंक आपसे मैं पुराना अपना पॉलिटिकली करेक्ट का जो है वो उसका लिंक हम शेयर कर लेंगे। बेसिकली उसमें जो मैं कह रहा हूँ कि ये शुरू कैसे हुई? हुँ, अरे आप 6th शेड्यूल में जो डालने की बात है, ये बीजेपी ने खुद ही प्रॉमिस की थी। हुँ,
अगर पहले आपको एसेस कर लेना चाहिए था कि ठीक है भाई, बॉर्डर रीजन है, इसमें आप 6 शेड्यूल में वहाँ का लोकल इस तरह का इतना ऑटोनॉमी देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे। हो सकता है आपके कुछ डिफेंस का आपका मतलब आपके दिमाग में हो सकता है कि कैसे डेवलप किया जाए वहाँ को, आपके दिमाग में वो हो। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे जिसके कारण सेंटर एग्री नहीं कर रही है। तो ये सब पहले सोच लेना चाहिए था प्रॉमिस करने के पहले, क्योंकि आप सरकार में थे और सरकार में रहे हैं। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में आप गवर्नमेंट हैं, तो आप जब प्रॉमिस करते हैं, आप एसेस तो करेंगे प्रॉमिस करे नहीं करें, क्योंकि लोग तो आप पे विश्वास करने लगता है। तो वहां से सारा कुछ शुरू हुआ था। फिर नेगोशिएशन चलते रहे, 2023 से मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल वे में इनका नेगोशिएशन चलता रहा। अब लास्ट टाइम जो इनका नेगोशिएशन हुआ, जिसमें सारा कहाँ से हंगामा शुरू हुआ कि वहाँ सारे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक्सपीडाइट करना चाह रहे थे। बिकॉज पिछली बार जो सेंटर से मीटिंग हुई उन लोगों की, वो मई में थे और उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई। तो उसको पुश करने के लिए कह रहे थे कि 6 अक्टूबर को है, लेकिन वो लोग पुश करना चाह रहे थे। तो वो सितंबर से उन्होंने ये जो हंगर स्ट्राइक करना शुरू किया था। अच्छा, 15 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रहा है। आप अब कह रहे हैं कि चलिए वो भड़कीला भाषण दे रहे थे। अरे भड़कीला भाषण दे रहे थे तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थे? और दूसरी बात, ठीक है, कोई बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप इस तरह के तो थे नहीं। आप भीड़ को कैसे टैकल करते हैं? एक्चुअली कुछ लोग उत्तेजित हो गए और वो वायलेंस पे उतारू हो गए। तो अब गोली क्या, आप चेस्ट में गोली चलाएंगे, सर में गोली चलाएंगे? मतलब क्राउड कंट्रोल ऐसे होता है? तो बहुत सारा उसमें मतलब आपके गवर्नमेंट की हैंडलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जी। और इस पे बीजेपी को, इसके लद्दाख में तो बहुत भी भारी असर पड़ेगा ही। मतलब बाहर में भी जो है सो काफी इमेज। क्वेश्चन लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो मणिपुर से लेकर लद्दाख तक ये है हैंडलिंग। मिसमैनेजमेंट कैसे हो जा रहा है? हमारे व्यूअर हैनिबल जानना चाहते हैं, जिस पर्सन ने सीजीआई पर जूता फेंका, वो दलित हैं या नहीं? देखिए, उनका हमने एक इंटरव्यू देखा, तो क्लेम कर रहे हैं कि हम दलित हैं, मेरे पास कोई पेपर प्रूफ नहीं नहीं है, है। लेकिन हम दलित हैं। तो अब हम इस पे तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, इस पे ये देखा था हमने कि जब उनका जो क्लेम किया उन्होंने किसी इंटरव्यू में, तो उसके बाद बीजेपी के एक नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि देखो इन्होंने जो किया वो भी दलित है। लेकिन फिर तुरंत ट्वीट को डिलीट कर दिया। कुछ शक होगा, शुबा होगा उनके क्लेम के बारे में। तो फ्रैंकली इसके बारे में हमें पता नहीं है। उनको क्लेम कर रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंटली हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। जी। और शुभम जानना चाहते हैं, वो कहते हैं एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर भी बीजेपी सरकारें सरकारी नौकरियों को कम क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बड़ी पर्सनल राय है कि सरकारी नौकरी का, अब जैसे आप देखिए तेजस्वी यादव प्रॉमिस कर रहे हैं कि हुँ। हमारी सरकार आएगी तो हर एक परिवार में से एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। अरे कहाँ से सरकारी नौकरी दोगे? नौकरियाँ कहाँ हैं? मतलब ऑलरेडी आपको कई जगह पे जो आप रिक्रूटमेंट कर तो लेंगे, काम भी तो होना चाहिए, सीधे सैलरी देते चले जानी है। और आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। तो नौकरी आपको वो प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के बाहर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो सरकार का वो काम है एक्चुअली। सीधे जाके अनाउंस कर दिया कि हम इतना 30,000 रिक्रूट कर लेंगे, 40,000 टीचर्स रिक्रूट कर लेंगे, कांस्टेबल्स रिक्रूट कर लेंगे। जरूरत हो तभी तो आप करेंगे। और एक कैपेसिटी का भी है, कितना रिक्रूट कहाँ तक कर सकते हैं आप? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब कोई भी सरकार जो भी आपको, या कोई पार्टी जो सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाती है सबको, वो पार्टी भी गलत करती है, हुँ। वो बहुत इम्प्रैक्टिकल भी है। मतलब जो हो ही नहीं सकता, और लोगों को उस तरह का होप रखना भी नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है देना सबको। आपको ये है कि आप ऐसा प्राइवेट सेक्टर में इतना आप एक्सपैंड करें कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ जाए उनको काम करने के लिए। आज का आखिरी सवाल हमारे व्यूअर हैं विक्टिमहुड, वो प्रशांत किशोर के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। वो कहते हैं कि पीके अपने भाषणों में हिंदुओं से शिक्षा, भ्रष्टाचार से लड़ने और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अकेले और वो उन्हें चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति के तौर पे वे इस सिस्टम से लड़ने में असफल होंगे। वे दंगों में हिंदुओं की पीड़ा का जिक्र नहीं करते, ना ही वामपंथी, हिंदू विरोधी, वोक इन सब से नज़दीकियों का कोई सफाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, रंग बदलने वाले व्यक्ति को आप कैसे देखते हैं? क्या वो बिहार के लिए सही हो सकते हैं? देखिए, ये
आपकी जो व्यक्तिगत राय है उससे शायद मैं सहमत नहीं हूँ, और आपकी जो राय होगी प्रशांत किशोर के बारे में, हम्म, एक तो वो आपकी राय है, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरा जो मुद्दा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, हम्म, अगर मेरी राय अपनी है, एकदम व्यक्तिगत राय ये भी है मेरी, कि वो हम्म, मुद्दा सही उठा रहे हैं। कि बाकी जो आपने मुद्दों की बात की, तो सारी अलग-अलग पार्टियाँ अलग-अलग तरह से करती ही रही है। अभी से नहीं, मतलब दशकों से करती ही आ रही है उस तरह के मुद्दे को लेके, बिहार में। अभी एटलीस्ट कोई है जो कि बिहार का जो रियल प्रॉब्लम है, हम्म, अब उसको सॉल्व कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, वो सरकार में आएँगे, नहीं आएँगे, इस पे हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है बिहार का, एटलीस्ट उसको उसकी बात तो कर रहे हैं वो। वो प्रशांत किशोर हों या दूसरे कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम्म, कम से कम मुद्दों की बात तो करे। बिहार में मुद्दों पे बात होनी बंद ही हो गई थी। अब मुद्दे की क्या बात होंगे? प्रशांत किशोर जब बात कर रहे हैं आपके कि इतने लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके काम करना होता है, एजुकेशन का ये हालत है, वो इसका सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन वो है। हम्म, तब आप उधर से क्या सुनते हैं कि मतलब फिर वही आप जैसे अब हिंदुओं की बात करने लगे, मंदिरों की बात करने लगे, फिर आप कहते हैं कि सारे सबको हम नौकरी दे देंगे, मतलब हर एक परिवार में से एक को दे देंगे। जो इसी तरह की राजनीति बिहार में चलती रही है। हम्म, अब ये हमें पता नहीं कि बिहार के वोटर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, बिकॉज़ हम जैसे जाते हैं जानते हैं पूरा एक कास्ट सेंट्रिक वहाँ का पॉलिटिक्स चला है, वोटिंग भी होती हम्म, रही है वैसे ही। कास्ट और रिलीजन सेंटर में आता है बिहार में। तो प्रशांत किशोर सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे, मैं वो कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, ये तो बहुत ही कहना मतलब अब वो जब आएँ तब आप जज करें, पहले से उनको क्यों जज करें कर लेकिन पाएँगे या मुद्दे नहीं। उनकी वजह से ये मेरी बात काफी है कि मुद्दे जिस तरह के उठा रहे हैं, वो इस तरह के मुद्दे एक पॉलिटिकल सेंटर स्टेज जो होता है ना, जो पूरी एक जहाँ पे अब पूरा डिस्कशन होता है, डिबेट हम्म, जो पॉलिटिक्स में, उन मुद्दों का वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट वो उन मुद्दों को ले आए हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो एटलीस्ट वो बहुत ज़रूरी है बिहार की राजनीति के लिए। जी, हमारे सारे व्यूअर्स के प्रश्नों का हुँ। जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार और भी अन्य हमारे स्टेट से आप जुड़े राजनीति से जुड़े प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। अगले सप्ताह के लिए हम हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।